ये एनसीईआरटी जियोग्राफी यानी भूगोल क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें संसाधन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और तो आइए हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कुछ आप लोगों को एक कहानी के थ्रू बताया गया है कि आखिर संसाधन है क्या। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक कहानी के थ्रू बताया गया है कि मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा के साथ मदद कर रहे थे और इन सभी चीज़ों को देखे तो कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। यानी कि हमारे जो दैनिक जीवन में यानी सुबह से लेके रात के सोने तक जो भी चीज़ें हमारे उपयोग में आती हैं वह संसाधन है। मोना ने कहा, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन है। यानी कि हमारी आवश्यकताओं में जिन वस्तुओं का उपयोग होता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए कि आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं वो अपने घर के किसी विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग करते हैं, किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक में जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन है। और अपने पिता के ने आज के लिए नाश्ता तैयार किया, जिन ताज़ी सब्जियों का हम लोग उपयोग करते हैं वो भी क्या है? संसाधन है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे देखिए, जल, विद्युत, सब्जियाँ, पाठ्य पुस्तक में सभी कुछ एक जैसा क्या है? इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे संसाधन बनाती है। यानी कि कोई भी चीज़ हमारे जो उपयोग में आते हैं उसे ही वह संसाधन, और जब तक कि वह हमारे उपयोग में नहीं आती है वह संसाधन नहीं कहलाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका यानी कि मूल्य होता है, यानी कि अगर वह मूल्य होगा तो हम उसे खरीदेंगे और वह हमारे यूज में आएंगे। अगर उसका मूल्य नहीं है तो वह संसाधन है ही नहीं। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता इससे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। यानी कि अम्मा ने कहा, यानी कि अगर कोई संसाधन है तो वह क्या है? मूल्यवान है। इस टॉपिक को नोट कर लेना है। अब आते हैं मूल्य का अर्थ, महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। धातु में हमारे एल्युमिनियम, प्लैटिनम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, ये सारे हमारे धातु आ जाते हैं। इनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा उनके जो भी मूल्य होते हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। पेटेंट का मतलब होता है, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, जो कि यहाँ पे शब्दावली में दिया गया है। शब्दावली वाले जितने भी टॉपिक आते हैं आप उसे नोट कीजिएगा एक नोटबुक में और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। इसमें समय देखना है कि समय के साथ
प्रौद्योगिकी के दो महत्वपूर्ण कारक हैं, यानी कि समय के साथ प्रौद्योगिकी के दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं और दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही अपने संसाधन महत्वपूर्ण संसाधन है, यानी कि जो हम हैं, जो लोगों का, जो मनुष्य हैं, वो अपने आप में भी एक संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज है और जिसे हम आविष्कार की जननी भी कहते हैं। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये कहते हैं। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो जो आविष्कार करते हैं वो एक मनुष्य ही होते हैं, इसीलिए मनुष्य को भी महत्वपूर्ण संसाधन का स्थान दिया गया है और आर्थिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं, जैसे कि आग की खोज, खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा, जो कि हम लोग घर में आज इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया, यानी कि जल भी एक संसाधन है। अब आते हैं संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार जो हैं वह दो तरह के होते हैं। सामान्य संसाधनों में प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि एक प्रकृति का दिया हुआ है और एक जो मानव ने खुद बनाया है। तो अब आते हैं प्राकृतिक संसाधन में। जो संसाधन यहाँ से यहाँ तक देखना है, प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी कि उसको एक बार जो प्रकृति ने बना दिया है उसको डायरेक्टली हम अपने यूज में लाते हैं, वो उसमें कोई संशोधन नहीं करना पड़ता, यानी कि उसमें कुछ बदलाव नहीं लाना पड़ता है, तो वो हमारे लिए संसाधन है। ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जिसमें वायु, जिससे हम सांस लेते हैं, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होती है, जो वायु बन चुका है वही वायु हम लोग लेते हैं। हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा, खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं और इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार है, जैसे सीधे ही उपयोग में लाए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अधिक उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्राकृतिक संसाधनों के रूप में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया गया। पहला हम लोग संसाधन हो गया प्रकृति और मानव निर्मित। प्रकृति समझा दिए। प्रकृति को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो हम आते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि मानव का द्वारा जो भी प्रभाव पड़ता है किसी चीज़ पे, मानव जैसे कि प्लास्टिक को जलाते हैं तो उससे हमारे वायु पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे कि उस पर मानव का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। इस टॉपिक को नोट कर लेना है। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित करती है, यानी कि जैसे जो भंडारण, कोई भंडारण है जो सीमित है, तो उसे जैसे ही मनुष्य यूज करेगा वह जैसे जैसे ख़त्म होते जाएगा, तो उस पे भंडारण पे ये प्रभावित करता है। और जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ये आपका एक क्वेश्चन मेंस का बन सकता है कि जल की कमी, प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। आखिर क्यों? क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो भी मानवीय क्रिया है, जैसे पेड़ों को काटते हैं तो मृदा कटाव होती है,
हम वर्षा नहीं होती है, जल को संग्रहित नहीं कर पाते हैं, दुरुपयोग करते हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। जल, हमारे पृथ्वी पे 3% जल रहते हुए भी आज ऐसी समस्या है। ठीक, नेक्स्ट है अनवीकरणीय संसाधन। यानी अनवीकरणीय संसाधन क्या है? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है। नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनकी भंडार सीमित नहीं है, यानी कि वो हमारे धरती पर जब तक जीवन है तब तक वो हमारे उपयोग में आ सकता है। ये नवीकरणीय हो गया। और अनवीकरणीय वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है, यानी कि जैसे एक भंडारण है, जैसे हम एक अनाज ही किसी डब्बे में रख सकते हैं, लेते हैं तो उसको जैसे से खर्च करेंगे वो एक भंडारण है। घर में हम लोग अनाज का भी भंडारण करके रखते हैं, तो वो जैसा हम जैसा यूज करते हैं तो वो ख़त्म होते जाता है। उसी तरह से जो नवीकरणीय संसाधन है उनका भंडारण सीमित है, और भंडारण के एक बार समाप्त हो जाने के बाद उन्हें नवीकृत या पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। नवीकरणीय ये था कि वह तो ना कभी सीमित हो सकता है, मतलब कि वह असीमित है। नवीकरणीय और उनको पुनः पूरित हो जाते हैं, यानी कि दोबारा भी वो मिल सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय है कि अगर वो दोबारा मिल भी जाते हैं तो उसको लाखों हजारों वर्ष लग सकते हैं उसको दोबारा हमें वो चीज़ मिलने में। यह अधिक अवधि मानव जीवन के लिए बहुत ही अधिक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इस प्रकार के संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कुछ उदाहरण हैं। कोयला भी हमारे एक सीमित भंडारण है। अगर ये भंडारण ख़त्म हो जाएगा तो इसको दोबारा मिलने में हजारों लाखों वर्ष लग सकता है। पेट्रोलियम, जो कि हम धरती की खुदाई से हम लोग निकालते हैं या समुद्र की गहराई में से वहाँ से हम लोग ये निकाल पाते हैं। कुछ प्राकृतिक गैस भी है। हमारे दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई हो रही है, तो इसका भी एक सीमित है। अगर काटते जाएंगे पेड़ों को तो ये भी हमारे लिए कल होके मिलना मुश्किल हो। जैसे कि आज कोविड-19 के टाइम ही सबको गैस नहीं मिल पा रहा था, ऑक्सीजन जो गैस है वो नहीं मिल पा रहा था, तो उसके लिए ऑपरेशन गंगा, उसके लिए एक अभियान चलाया गया था, मिशन शक्ति। तो उसी तरह अगर पेड़ पौधे काटेंगे तो हमारे लिए जो हम हवा लेते हैं, जो गैस लेते हैं हम, वो नहीं मिल पाएगा। उसका वो भी ख़त्म होते जाएगा। उससे हमारे धरती पे भी इफेक्ट पड़ेगी, यानी कि जलवायु में भी परिवर्तन होगा। जलवायु में परिवर्तन होगा तो जो हमारे यहाँ क्लाइमेट है, हमारा वातावरण है, हर चीज़ पे डिपेंड करेगा एक पेड़ पौधे के काटने से। अब आते हैं हम लोग मानव निर्मित संसाधन में। यानी कि मानव निर्मित का मतलब होता है जो मानव के द्वारा बनाया गया है। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप, यानी कि मूल रूप का मतलब होता है कि जो वह पहले है उसको, जो जैसे कि हम किसी चीज़ को, जैसे पेड़ से ही हम फर्नीचर बनाते हैं, तो जो पेड़ हुआ वो मेरा मूल रूप हुआ, और फर्नीचर जो हुआ वो मेरा बदल दिए तो मेरा मूल रूप नहीं हुआ। तो जो मूल रूप में बदल दिया जाता है, और लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक कि लोगों ने लोहा बनाना नहीं सीखा था। हमारे पृथ्वी पे लोहा था, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे अभी भी चीज़ें हैं जिनका उपयोग हम नहीं जानते हैं, तो वह हमारे लिए संसाधन नहीं है। तो जैसे जैसे हमने लोहे का उपयोग सीखा वह हमारा संसाधन बनते गया, और लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव निर्मित संसाधन से बनाते हैं। यानी मोना ने यह समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। अब आते हैं हम लोग मानव संसाधन।
हम लोग का संसाधन दो था, वो टॉपिक क्लियर हो गया। संसाधन मानव निर्मित और प्रकृति। तो प्रकृति में हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे पीछे कि दो टाइप्स के होते हैं प्रकृति, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर हम लोग मानव निर्मित संसाधन में पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग मानव संसाधन में। ठीक है, मानव संसाधन में हम लोग आते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का उपलब्ध हो। यानी कि जो दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसका उन्हें ज्ञान, उसके बारे में जानकारी ये होना बहुत ज़रूरी है। हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर जो भी शब्दावली दे आप उसे एक बार रीड कर लीजिएगा। जैसे कि संसाधन का भंडारण या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा होती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया है नीचे, मानव संसाधन एक बॉक्स में दिया है कि आप मानव संसाधन से आप क्या जानते हैं। तो मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। योग्यता में हो जाता है मानसिक तथा शारीरिक। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने में सहायता करती है। अगर मेरे पास कौशल है, ज्ञान है, तभी वो मूल्यवान है। अगर नहीं है तो हम उस चीज़ को कैसे बनाएंगे कि वो मूल्यवान होगा। जब रहेगा ही नहीं तो हम बना ही नहीं पाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं प्रौद्योगिकी। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी कि ये एक मेरा क्वेश्चन बन सकता है मेंस से रिलेटेड। इसमें आप करंट से भी जोड़ के इसमें कुछ लिख सकते हैं कि मानव संसाधन विकास क्या है या इसे क्या तात्पर्य है या हमारे लिए कैसे उपयोगी है। इस तरह से आप जोड़ के ये कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम लोग को संसाधन का, उसका जो भी संसाधन हमारे दैनिक जीवन में आते हैं उसका कैसे संरक्षण करेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। इसको भी एक कहानी के थ्रू पहले बताया गया है कि हम अपने संसाधन का कैसे उपयोग करेंगे, कैसे उसका संरक्षण का मतलब कि उसका बचाव करेंगे। अगर कुछ जो अनवीकरणीय उनका भंडारण सीमित है, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे जो आने वाले जनरेशन है हम उनके लिए कैसे सेव करके रखेंगे, इसके बारे में हम लोग को जानना है। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया और सारे पेड़ कट गए। वहाँ पर ना तो छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश होकर के घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? हाँ, हम लोग भी ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, लेकिन यह हम खुद भी कह सकते हैं कि हाँ ये सच हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब नवीकरणीय जो संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन, उसका हम लोग बहुत सारे कभी कभी होता है दुरुपयोग भी करते हैं। उसको संसाधन को आवश्यकता से अधिक भी उपयोग करते हैं। तो आवश्यकता से अधिक उपयोग और दुरुपयोग को बचा करके हम उस जो भंडारण है उसको संरक्षण कर सकते हैं। हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया। ठीक, यदि हम नवीकरणीय संसाधन के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत से ऐसे दुर्लभ हो सकते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, राजू एक क्वेश्चन पूछ रहा है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। ये आप भी सोचिए कि अगर हम संसाधन को संरक्षण करना चाहते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? यहाँ पे एक आपको शब्दावली दिया गया, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शब्दावली को देखिए आप लोग और इसको कम से कम समझने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आए आप चैट बॉक्स से भी हमें पूछ सकते हैं।
सतत पोषणीय विकास यानी संसाधनों का सावधानी उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी यानी आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उनकी भी आवश्यकताएं पूरी हो सके, पूरी होती रहे या हो सके। ठीक है। अब हम लोग आते हैं संसाधन का सतर्कता। संसाधन का सतर्कता उपयोग करना और नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि हम उसको कैसे उपयोग करें, उसमें समझते कि किसी चीज़ का हम संरक्षण करना, अगर हम पढ़ते भी हैं तो उसमें अपना समय देते हैं, उसी तरह उसमें समय दे के कैसे उसको संसाधन को संरक्षण कर सकें। ठीक। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं जैसे संसाधनों का उपयोग करने के लिए जो भी आवश्यकता है और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में, यानी कि उनको कैसे बचा के रखें, उसमें संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं, यानी कि उसका कैसे हम संरक्षण कर सकें, कैसे बचाव करें, उनके अनेक तरीके हैं। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके और वस्तुओं का पुनः चक्रण, यानी कि एक ही चीज़ को बार बार उपयोग करके और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक भिन्नता दर्श बताता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? हम पेड़ पौधे पे जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधे हमारे ऊपर जुड़े हैं, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ उसे लेते हैं, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लेते हैं। यानी कि पेड़ पौधे हैं तो हमारा जीवन है। ठीक है। अगर हमारा जीवन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, तो हमारा जीवन नहीं है। उस शाम तक बच्चों और उनके पुराने मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्र, यानी कि जो खराब हो जाते हैं वस्त्र, तथा बांस की डलियों से लिफाफे और ख़रीदारी के लिए थैले बनाए। ठीक है। यानी कि वो थैले बनाए जैसे हम मार्केट में जाकर उसमें कुछ सामान खरीद के लेके आ सकते हैं। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जिप्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काटा जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि लाइट चल रहा है, फैन चल रहा है, और घर में हो या नहीं हो, इससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा उठती है, बिल हम देते हैं। आप जब भी रूम से बाहर निकलिए, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या बल्ब को ऑफ कीजिए। जब ज़रूरत हो तभी उसको यूज़ कीजिए। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। विद्युत जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, ये जल और कोयले से मिलती है। ठीक है। हमारे धरती पे 3% जल है, उस जल से विद्युत मिल सकती है। लेकिन अगर जल ये दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, कोयले है, कोयला का भी खान एक सीमित है। हमने पीछे भी पढ़ा है कि कोयले की खान सीमित है। अगर इससे अगर समय हम लोग जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, ये ख़त्म होते जाएगा। उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी और उतने ज़्यादा कोयले भी यूज होंगे। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या आने के वाले हमारे ही समय में क्या हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी? नहीं, हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि हम लोग संसाधन को कैसे संरक्षण करें। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हर घर में जल बेकार नहीं होगा। हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा जल को बर्बाद करते हैं। जल को बचाना है हमें। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी सफ़र करते हैं तो हमें अच्छे जल नहीं मिलता है, तो हम पैसे से ख़रीदते हैं। जो जल हम पैसे से ख़रीदते हैं, अगर वो जल एक समय आएगा कि हमें घर में भी रहते हुए भी जल को ख़रीदना पड़ेगा, तो सोचिए वो दिन मेरे लिए कितना मूल्यवान होगा। हर एक चीज़ बिकेगा। यानी कि जो जल आज हम फ्री में पीते हैं, वो कल के हम लोग खरीदेंगे। तो इसलिए जल को हमें
बचाना है, आवश्यकता से अधिक जल को यूज नहीं करना। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हमसे मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। क्या आप विचार है, आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करते हैं? यह आपका मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। और इस पर आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अगर इसका आंसर चाहिए तो मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों की परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। और अब यह सुनिश्चित करना कि हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है, यानी पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए और प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, ठीक है। सतत पोषणीय विकास हम पहले ही बताते हैं कि जो भी बॉक्स में दे इसे आप एक बार ब्रीफली रीड कीजिएगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत यानी क्या है? जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। सेकंड टॉपिक है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए रखना। थर्ड है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। फोर्थ पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। 6 पॉइंट है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। और लास्ट पॉइंट है समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर में, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित इसलिए है क्योंकि हर संसाधन का एक तो सबसे पहले कि हर संसाधन का अलग अलग उसका उपयोग है। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिससे कि हम जानते नहीं कि इसका हमारे लाइफ में क्या यूज है। जैसे कि लोहे का, हम लोगों ने लोहे का पहले यूज नहीं जानते थे, लेकिन आज जान गए हैं तो हम उसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है संसाधन संरक्षण क्या है, यानी पहले पीछे भी हम बताए हैं कि संसाधन संरक्षण क्या है, यानी संसाधन को कम से कम यूज में लाना, व्यर्थ नहीं करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। उसको व्यर्थ यूज नहीं करना, यानी कि उसको जितना यूज करना है उतना ही यूज करें, नहीं यूज है आप उसको वेस्ट ना कीजिए। नेक्स्ट है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मानव ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और मानव ही ये आविष्कार करते हैं कि कुछ अगर वस्तु है तो हमारे संसाधन में वह कैसे आ सकते हैं, यह मानव की ही देन है। यानी कि कुछ आविष्कार भी करते हैं तो वह मानव ही करते हैं, इसीलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। लास्ट है सतत पोषणीय विकास क्या है? तो जो सतत पोषणीय विकास है वह संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित करता है? उपयोगिता, मूल्य और मात्रा। यानी कि मूल्य हमारा निर्धारित नहीं करता है, मात्रा, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? यानी कैंसर उपचार की जो औषधियाँ है वह मानव निर्मित, यानी कि मानव ने बनाया है। कथन को पूरा कीजिए। अनवीकरणीय संसाधन जो होते हैं वो सीमित भंडार वाले होते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक क्रियाकलाप दिया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानस चुन। इस वर्ड को समझना है और समझ के संसाधन के बारे में हम लोग को जानना है कि हमारे लिए हम उसका कैसे बचाव करेंगे। ये दो वर्ड में मैंने बताया, लेकिन आप इसे चाहें तो एक ब्रीफली आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपकी हर एक क्वेश्चन की रिप्लाई और आंसर भी दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।